आपके श्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा बिजली विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा इस राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी.के. दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे चर्चा ये करनी चाहूँगा कि जो पटवारियों का आंदोलन की बात आ रही है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारियाँ और उसको लेकर सरकार कितनी सजग है, आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पटवारियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, पिछले 4 सालों में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिन जमीन की रजिस्ट्री सेक्शन 7A के एनओसी लेके करना चाहिए था, उसके बिना रजिस्ट्री किया गया है। इसके लिए डिविजनल कमिश्नर्स ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिए थे। इसमें 3 किस्म के अधिकारी कर्मचारी के नाम आए हैं, जो सब रजिस्ट्रार यानी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और पटवारी। रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट को देखते हुए इन कर्मचारियों से उनके एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। ऐसा संभव है कि इनमें से कोई कर्मचारी या अधिकारी ये साबित कर सकें कि जो बात कही जा रही है, या तो उन्होंने वो किया नहीं या उनका उसमें कोई भूमिका ही नहीं था। ये दोनों स्थिति में जो एक्सप्लेनेशन उनका होगा वो संतोषजनक पाया जाएगा तो वहीं कार्रवाई बंद। दूसरी तरफ अगर एक बड़े पैमाने पर यह चीज़ हो रहा था तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी थी, तो सिस्टम की कमी को भी दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकार एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए कोशिश कर रही है और इसी के लिए नियम बनाए गए हैं, इसी के लिए सिस्टम बनाया गया है। अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो गलती नहीं किए हैं ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये तो साबित करना बनता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में गलती पाई गई है वो सचमुच गलत है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है एक्सप्लेनेशन मांगना, ये इसी को साबित करने के लिए है। हो सकता है इसी के दौरान ये पाया जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि उनसे गलती हुई है, बाकी गलती नहीं हुआ है, तो वो कार्रवाई नहीं होगी। तो अभी इसके लिए ये सामान्य बात है कि अगर कार्रवाई की बात हो रही है, अखबार में निकल रहा है, तो लोग बेचैन है। और मैंने ये सुना है कि पटवारी एसोसिएशन जो है वो कोई स्ट्राइक करने की भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी प्रीमैच्योर है। ये उनका फैसला जो है ये अभी लेने वाला फैसला सही नहीं है। अभी उनको देखना चाहिए कि जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसके मुताबिक किसी ने गलती किया है या किसी ने गलती नहीं किया है। अगर किसी ने सचमुच गलत किया है कानून के खिलाफ या इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, तो कभी भी कोई भी एसोसिएशन ऐसे गलती करने वालों को सजा ना मिले ये नहीं कहेगी। दूसरी तरफ अगर उन्होंने गलती नहीं किया है तो जैसे एसोसिएशन चाहते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, वैसे मैं भी चाहता हूं कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इसमें मेरे और ये पटवारी एसोसिएशन के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। लेकिन उन्होंने गलती किया है या नहीं किया है इसको साबित करने के लिए ये कोशिश है, तो ये कोशिश तो जारी रहेगी। सर, जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा जो चाहे वो तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों, सब रजिस्ट्रार हों, पटवारी हों या अन्य कर्मचारी जो हैं, कोई मोटा मोटा आंकड़ा आपको ध्यान हो कि मतलब अलग अलग, जैसे तहसीलदार कितने हैं, पटवारी कितने हैं, मतलब कितने हरियाणा में लोग ऐसे हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? ये काफ़ी बड़ा नंबर है। मैं ऑफ हैंड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी तक हमने 2 डिवीज़न के ही दिए हैं, तो उसमें 40-50 अफसर हैं और रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी हैं और काफ़ी सारे पटवारियों के नाम है। तो अभी उनमें से कितने एक्चुअली उनकी भूमिका गलत रही है ये अभी एस्टेब्लिश करना बाकी है। सर, अगर जो लोग दोषी पाए जाएंगे, अभी तो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनको चार्जशीट जो जारी होगी वो किस स्तर पर और किस अधिकारी के द्वारा होगी? जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं
और पटवारी हैं, इन लोगों की जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर है। तो अगर चार्जशीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। जो सब रजिस्टर है यानी तहसीलदार नायब तहसीलदार है, उन लोगों के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सरकार है, तो यहीं चंडीगढ़ से उनके लिए चार्जशीट जारी होगी। सर, अगर चर्चा की जाए 2017 से लेकर 2021 तक की जो रजिस्ट्रियों की जांच की बात आ रही है, उसमें अगर मोटा मोटा अनुमान पूछा जाए कि कितनी रजिस्ट्रियां क्वेश्चन मार्क में आई हैं? करीब 40,000 रजिस्ट्रियाँ बताए जाते हैं कि उसमें कमियां रही है, लेकिन ये एक फिगर जो चेंज हो सकता है। सर, कौन सा जिला इसमें देखा जाए टॉप पर रहा है? नहीं, मुझे ऑफहैंड वो नंबर याद नहीं। अगर सर चर्चा की जाए इसके अलावा जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का मुद्दा है, इनकी जो जांच वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी, काफ़ी कोई 4 साल का समय हो गया। हाँ, इसका डेफिनेटली ये कुछ समय लगा है। 21 में ये जांच शुरू हुई है और ये जांच अब तक देखिए एक लगभग एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ अभी बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद या तो गलती होगी या गलती नहीं होगी, कार्रवाई बड़ा साफ इसके बाद चलेगा। सर, चंडीगढ़ से पूरे प्रांत पर नज़र रखने के लिए जो व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है, वो कब तक शुरू हो सकती है और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा? जी, हम एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत होती है तो वो हेल्पलाइन को कॉल करेगा। तो हेल्पलाइन करने के बाद हेल्पलाइन वो रजिस्ट्रेशन के संबंधित दिक्कत क्या है उसको फॉलो अप करेंगे। सर, इनकी गतिविधियों के लिए एलईडी ऐसी जानकारी मिली है कि आपके पास भी रहेगी, जो ये सारे दिन की डिटेल्स होंगी उसमें ये डिटेल्स सब अपनी डाला करेंगे? ये हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं जिसमें आज के तिथि में कितने रजिस्ट्री होने के लिए समय दिया गया है, उसमें से कितने रजिस्ट्री हुए और कितने रजिस्ट्री रिफ्यूज़ किए गए, वो हम यहीं से मॉनिटर करेंगे ताकि जो रजिस्ट्री रिफ्यूज़ किए गए हैं उनके समीचीन कारण है या नहीं है ये देखा जा सके। सर, जैसे कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने जाता है, उसका कब नंबर आएगा? और दूसरा ये कि जो ऑनलाइन सर्वर हैं वो कहीं डाउन रहते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। जी, ये जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सिस्टम है, कई बार लोगों को ये शिकायत रहता है कि वो रजिस्ट्रेशन क्लर्क ने कहा कि जो सिस्टम डाउन है इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उनको तकलीफ होती है। तो हम जो हमारी जो ये ऑनलाइन सिस्टम है उसकी सिस्टम अवेलेबिलिटी अप टाइम कितना है वो भी अभी सेंट्रली मॉनिटर करेंगे। और जहां हमारी कोई वो चीज़ें कंप्यूटर है या दूसरे हार्डवेयर में कमी है या कनेक्टिविटी में कमी है तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। सर, ऐसा आरोप तहसीलदारों पर लगते रहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर एक जो रैकेट के रूप में काम चलता है। देखिए, तहसीलदार और सब रजिस्टर ऑफिस बना हुआ है रजिस्ट्री करने के लिए, तो कानूनन जो रजिस्ट्री होना चाहिए उसको करने में वो सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए जो कायदे कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वो उसी को मान के ही करेंगे। सर, अगर प्रॉपर्टी के मामले जो जितने भी हैं, क्या परिवार पहचान पत्र से इनको जोड़ा जा रहा है? जी, हमारा जैसे आपको पता है कि जो ग्रामीण प्रॉपर्टी है वो जमाबंदी में उसका जिक्र होता है। शहरी प्रॉपर्टी का ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है हमारे पास। हालांकि जो म्यूनसिपल कमेटी है वो अपने हाउस टैक्स के लिए एक प्रॉपर्टी रजिस्टर बनाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का ओनर कौन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी रजिस्टर बनाने की हमारी व्यवस्था बन रही है, जहाँ चाहे रूरल प्रॉपर्टी हो, चाहे अर्बन प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, सारा प्रॉपर्टी उसके इंडेक्सिंग होगा और प्रॉपर्टी रजिस्टर में होगा। सर, स्वामित्व योजना की क्या स्थिति है? स्वामित्व योजना में जो मैप के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज हमारी लगभग 80% ख़त्म हो गया है और आधा से ज़्यादा गाँव में हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और मैं उसको कल रिव्यू भी कर रहा हूँ। ये हमारी काफ़ी संतोषजनक प्रगति उसमें हो रही है। सर, बिजली विभाग
आपके पास है, बिजली विभाग की अगर चर्चा की जाए, क्योंकि जो हरियाणा में ऐसा देखा जाता है, जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, जो सोसाइटियां बनाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसफार्मर्स लगाने की एक उनको आदत नहीं है। मतलब जितनी आवश्यकता है उतने बिजली वो इधर उधर से राइट लेफ्ट से पूरी करते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? चंद्रशेखर जी, ये जो कॉलोनाइजर है या डेवलपर है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के लाइसेंसी है। उनके लाइसेंस में ये कंडीशन है कि उनके जो इंटरनल जो लोड है, एक मान लीजिए कोई 40 एकड़ की एक कॉलोनी बनाता है, उस 40 एकड़ की कॉलोनी में जब बस जाएगी, उसमें कितनी बिजली की लोड होगी उसको ध्यान में रखते हुए इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना होगा। अगर एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है तो वो हो सकता है 11 केवी के एक लाइन से उनका काम चल जाता है। तो इसीलिए वो अंदर एक ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और उसके नीचे 440 वोल्ट के लाइन बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कॉलोनी है तो वो हो सकता है कि 66 केवी के सबस्टेशन भी उनको बनाना पड़े और उसके नीचे की सारी चीज़ें बनाना पड़े। ये डेवलपर को या लाइसेंसी को अपने खर्चे पे बना के उसको अप्रूव करवा के बिजली विभाग से फिर अल्टीमेटली बिजली विभाग को वो उसको ट्रांसफ़र करना होता है। सर, इसमें अगर चर्चा की जाएगी, अभी तक कितनी अनियमितता मोटे रूप से आपकी जानकारी में आई और कितनी रिकवरी हुई? देखिए, पिछले कई सालों से बहुत सारे ऐसे लाइसेंसी हैं जिन्होंने अपने ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं तैयार किया है और उस सब की सर्वे किया गया है। जो करीब 200 करोड़ के आसपास की वो कमी पाई गई है। क्या हुआ है कि जब जब उन्होंने अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, लेकिन पार्शियली उनके यहाँ आके लोग जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी बेचे हैं वो आके रहने लगे हैं। जो लोग आके वहाँ रहने लगते हैं उन लोगों की उम्मीद है कि उनको हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देंगे। और हमारी तरफ से अब तक ये सोच था कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के देता लाइसेंसी, हम उसके कॉलोनी को टेक ओवर नहीं करेंगे और हम बिजली नहीं देंगे। तो इस चक्कर में सरकार की नाराजगी और अनिच्छा और उसके काम ना करना लाइसेंसी का, उसके बीच में जो इंडिविजुअल वो पिस जा रहा था। अभी गुड़गांव फरीदाबाद के लिए हमने एक खास स्कीम लाया है जहां अगर डेवलपर नहीं है, डेवलपर चला गया है, नहीं बनाया है, या डेवलपर कोई बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो हमने कहा है कि एडवांस के रूप में जो मकान मालिक है वहाँ वो पैसा डिपॉजिट कर दें, हम डेवलपर से रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे ही रिकवरी हो जाएगा, जिन लोगों ने जितना पैसा जमा किया है वो हम उनको वापस कर देंगे। इसकी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो कॉलोनीज हैं वहाँ लोगों ने इस स्कीम के तहत पैसा जमा करने लगे हैं और हमने उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना भी शुरू कर दिया है। सर, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में बिजली संकट ना हो, हरियाणा में पर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए क्या प्रबंध है? देखिए, हरियाणा के जो बिजली कंपनियां हैं वो पिछले कई सालों से गर्मी हो या सर्दी हो, ज़रूरत के मुताबिक सफिशिएंट मात्रा में बिजली की सप्लाई करती है। इसी तरीके से अगले गर्मी के सीज़न में और इसी जो रबी के सीज़न में जो फसल के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत होगी वो सप्लाई करने के लिए हमने बंदोबस्त कर रखा है। सर, आपदा प्रबंधन विभाग भी आपके पास है, क्योंकि कोरोना भले ही थर्ड लहर जो है इस वक्त बहुत कम है, लेकिन एक जानकारी दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि बसेस में चलने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? क्या बसेस फुल चल सकती हैं, स्कूल पूरे लग सकते हैं पूरी कैपेसिटी के साथ, और रात का कर्फ्यू कितने से कितने बजे तक है भी है या नहीं है? अभी तो 10 बजे के बाद कर्फ्यू है और स्कूल तो हाफ कैपेसिटी में खुल गए हैं। अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है, हम लोग अपने जो जो हमने जो कायदे कानून लगा रखा है कंट्रोल के, वो धीरे धीरे हटते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं पीके दास जी। पीके दास जी का बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो पटवारी एसोसिएशन की चाहत है, मांग है, लगभग वही चीज़ ये चाहते हैं कि किसी पर ज्यादती ना हो और अगर कोई कसूरवार है वो बख्शा भी ना जाए। इस मामले में ये आश्वासन भी इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसमें वो रिप्लाई करें और अगर उनका रिप्लाई सही है तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर रिप्लाई सही नहीं है किसी का तो निसंदेह उस पर कार्रवाई जो नियमानुसार बनती होगी वो की जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।